वेलकम टू रेजांगला एजुकेशन। मैं हूं अनूप और हम स्टार्ट करने वाले एक नई यूनिट जो कि है अपने पास 12th क्लास एटम एंड न्यूक्लियाई। तो देखिए ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन हम पढ़ चुके हैं, वो पोर्शन कंप्लीट हो चुका था। अभी हम एटम और न्यूक्लियाई जो यूनिट है इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले जो एटम्स क्या होते हैं इनके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज आपके पास होगी, तो मैं उसको रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए हम कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे मान लीजिए अपना घर ही हम बना रहे हैं, तो उस टाइम के ऊपर भी हम देखते हैं कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उसके अंदर जैसे ब्रिक्स वगैरह या फिर स्टोन्स वगैरह जो भी हम मटेरियल यूटिलाइज कर रहे हैं वो वहाँ पर क्या होगा, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो सिमिलर वे के अंदर कोई भी मैटर अपने सराउंडिंग में है या कोई भी चीज़ है तो उसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो कौन होता है, एटम। तो हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एटम क्या होता है। तो बेसिकली जैसे एटम के अंदर हम पढ़ते हैं कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, प्रोटॉन्स मिलेंगे और न्यूट्रॉन्स। तो ये थ्योरी कैसे इवॉल्व होती है और किस प्रकार से जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ी हैं, वो सब चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो हम बेसिकली डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स, उनके कुछ ड्रॉबैक्स वगैरह हैं, जो लिमिटेशंस हैं, उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नई यूनिट नई एनर्जी के साथ, और बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए सबसे पहले हम सभी को पता है, एज वी नो, हमें क्या पढ़ा हुआ अभी तक कि जो मैटर होता है वो कंपोज्ड होता है। किसका कंपोज्ड है, एटम्स से मिलके बना हुआ है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल एटम्स। और ये जो एटम्स हैं वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं। ये थ्योरीज के अंदर आया और उन्होंने बताया इनके बारे में। तो बेसिकली आप ये भी कह सकते हो कि मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक कौन है, तो हम क्या बोलेंगे, एटम। और एटम के अंदर जो बेसिक पार्टिकल्स होंगे, एटम हैव द बेसिक पार्टिकल्स एज तो उनके अंदर अपने पास क्या क्या आता है, तो दैट इज, एक तो हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए या फिर हम बात करें प्रोटॉन्स की या हम बात करें न्यूट्रॉन्स। तो इतना सभी को क्लियर होना चाहिए कि भाई मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक कौन है, एटम। और एटम जो है उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, तो वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो अभी सबसे पहले जो एटॉमिक मॉडल था जो अपने पास आप 8th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, जैसे डाल्टन जो एटॉमिक मॉडल है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वो क्या था, कैसे प्रपोज हुआ और किन फैक्ट्स के ऊपर वो बेस्ड था, तो ये बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कि डाल्टन एटॉमिक मॉडल। तो डाल्टन एटॉमिक मॉडल जो था ये बेस्ड है किसके ऊपर, जो कंजर्वेशन ऑफ मास है। ये मॉडल आया कब, तो ऑलमोस्ट थोड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात करें तो ये 1808 के अराउंड ये मॉडल प्रपोज किया गया डाल्टन के द्वारा। तो हम लिख सकते हैं कि मॉडल proposed by Dalton in 1808। तो इसके अंदर बताया क्या गया था भाई कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और जो कि इंडिविजुअल पार्टिकल है, मतलब वो उसको हम ब्रेक डाउन एक प्रकार से नहीं कर सकते हैं। तो डाल्टन एटॉमिक मॉडल में यही बात सबसे पहले बताई गई है कि एटम इज इंडिविजिबल पार्टिकल act as basic building block of matter। अब ये जो लॉ था अपना एक प्रकार से जो एटॉमिक थ्योरी है वो बेस्ड है किसके ऊपर बेस्ड है, तो दिस मॉडल, ये मॉडल किसके ऊपर बेस्ड था, इज बेस्ड अपॉन, तो ये पॉइंट अपना जैसे मैंने अभी बोल के बताया कि ये किसके ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ
मास के ऊपर बेस्ड था ये मॉडल, एंड कंजर्वेशन ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अब इस चीज को समझने का काम हम करेंगे कि किस प्रकार से ये बात करता है कांस्टेंट कंपोजिशन। तो कांस्टेंट कंपोजिशन, मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि हमने साल्ट ले लिया, साल्ट के अंदर हम देखें तो सोडियम और क्लोराइड NaCl जो फॉर्मूला है, तो इसका मानना यही था कि दोनों का जो रेशियो है इसके अंदर प्रोपोर्शन के अंदर मिलेगा, इसका मतलब ऑलमोस्ट इन इक्वल अमाउंट्स, ये इनका मानना था। लेकिन चीज़ें आगे बदलती गई, इसकी जो लिमिटेशंस आती हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट डाल्टन ने उसके बाद क्या बताया कि जो एटम होता है इसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसके अंदर ये एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन कर सकते हैं और उनको हम रीअरेंज भी कर सकते हैं। तो वही चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट इसमें पॉइंट बताया गया कि एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, किसी भी एक गिवन एलिमेंट के हम एटम्स की बात करें वो सेम है, आर सेम इन किसके रिगार्डिंग, तो हम उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर जाएंगे, जैसे साइज की बात हो, मास की बात हो या कोई अदर प्रॉपर्टीज। इन सभी प्रॉपर्टीज के अंदर वो एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल सेम है, सिमिलर है, या हम कह सकते हैं आइडेंटिकल है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम इसमें लिखें कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स की हम बात करें कि एटम्स ऑफ जो डिफरेंट एलिमेंट है वो डिफर करेंगे, डिफर इन प्रॉपर्टीज, कि जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके अंदर वो डिफर करेंगे, चाहे वो साइज के रिगार्डिंग हो या फिर उनके मास के रिगार्डिंग हो या शेप या कोई और अदर प्रॉपर्टीज है। उसके बाद बताया गया कि ये जो एटम्स हैं अपने डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन कर सकते हैं और वो फॉर्म कर सकते हैं कंपाउंड्स को। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स combines to form compounds। तो बेसिकली ये कंपाउंड्स की फॉर्म के अंदर जा सकते हैं, बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट इसके अंदर बताया गया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन यदि होगी तो उसके अंदर हम इनको रीग्रुप कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, कि इन एनी केमिकल रिएक्शन, कोई भी हम बात कर रहे हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की, द एटम्स कैन रीग्रुप्ड और रीअरेंज्ड, या हम कह सकते हैं तो इतना डाल्टन एटॉमिक जो थ्योरी आती है उसके अंदर हमें बताया जाता है। फिर इसके बाद एक नया मॉडल आता है थॉमसन, आप शायद फैमिलियर भी होंगे, लास्ट क्लास में जो पहले ड्यूअल नेचर हमने पढ़ी है उसके अंदर मैंने बताया कि भाई डाल्टन जो मॉडल था और थॉमसन मॉडल जो था, जे थॉमसन, उसने क्या की थी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई तो उन्होंने सोचा कि मैं भी इसी के ब्याह पर कोई अपना एटम के रिगार्डिंग थ्योरी हम दें। तो उन्होंने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए या उनका कोई व्यू था, उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो उसके बारे में चलते हैं आगे। तो देखिए, या इसकी लिमिटेशन की बात करें हम, थोड़ा सा लिमिटेशन रेस्पेक्ट के अंदर भी आप बता सकते हो कि इसमें क्या कमियां रह गई थी डाल्टन मॉडल के अंदर। डाल्टन्स थ्योरी, तो सबसे पहले तो हम देखें भाई इसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी किसके बारे में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इनके बारे में इसने कोई क्लासिफिकेशन अपने को प्रोवाइड नहीं किया था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसने नो इंफॉर्मेशन अबाउट
अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, या इसमें हम आगे लिखें कि नो इन्फो अबाउट, किसके अबाउट, दैट इज आइसोटोप्स की बात की जाए तो ये चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे और आप इनको अच्छे से समझते जाएंगे। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स वगैरह और एलोट्रोप्स। तो इनके बारे में भी इन्होंने कोई इंफॉर्मेशन एक्चुअली प्रोवाइड नहीं की थी। तो नेक्स्ट, इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने थॉमसन एटॉमिक मॉडल के ऊपर। तो जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है इसके अंदर क्या आया, देखिए थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो इतना बताया गया आपको कि 1897 के अंदर जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई उसके द्वारा की गई थी, थॉमसन के द्वारा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि इन 1897 इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी किसके द्वारा की गई भाई, बाय थॉमसन। तो इसी के बाद इन्होंने सोचा कि एक एटॉमिक व्यू इन्होंने प्रोवाइड किया जिसके अंदर कुछ बातें बताई गई। जैसे हम एक फिगर बना लेते हैं सबसे पहले, और उसमें बताया गया क्या कि इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम प्लम एटॉमिक मॉडल के नाम से भी जानते हैं। जो मैंने पॉजिटिव जो चार्ज है यहाँ पर वो इसने बताया कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि मैंने रेड कलर से इस पूरी पिक्चर के अंदर दिखा दिया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इन्होंने बताया कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर रखा गया वो क्या है भाई, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर वो एक प्रकार से धसे हुए हैं किसके अंदर, लाइक जो अपने जो सीड्स हैं, मतलब उसके जैसे हम कोई भी मॉडल ले, मान लो हम तरबूज ले लेते हैं, कुछ भी चीज़ लेते हैं, तो उसके अंदर जैसे जो बीज होते हैं सेम वे के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसके अंदर धसे हुए हैं। तो इसका जो दूसरा नाम आता है उसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज प्लम पडिंग मॉडल। इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो जो प्लम होता है इसको इन्होंने क्या नाम दिया, सीड बोल दो या फिर इलेक्ट्रॉन्स, और जो पडिंग है वो पॉजिटिव चार्ज को डिनोट कर रहे हैं। तो प्लम यहाँ पे क्या बोल देंगे हम, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट कर रहे हैं, और पडिंग किसको डिनोट कर रहा है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। तो ये प्लम पडिंग जो मॉडल होता है इसको हम बेसिकली आलू बुखारा हिंदी के अंदर जो अपना बोल लेते हैं एक फ्रूट होता है, तो ये सेम वे के अंदर मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ कि ये जो आलू बुखारा होता है सेम जैसे उसके अंदर सीड्स होंगे और जो जूसी फ्रूट साइड में भरा हुआ है वो सारा का सारा क्या, पॉजिटिव चार्ज, जो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है, इनका ऐसा मानना था। तो अब नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया इसके बारे में कि द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड in a region of 10 to power -10 मीटर, कि इतने दायरे के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है लगभग वो धसे हुए हैं, ठीक है। एंड होल पॉजिटिव चार्ज, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, होल पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा इन्होंने बताया। नेक्स्ट जो बात आती है कि इन्होंने बोला कि एटम जो है वो ओवरऑल अपना न्यूट्रल है,
इसका मतलब जितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही उसके अंदर क्या है, प्रोटॉन्स हैं। तो ये चीज़ भी हम मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे कि ओवरऑल एटम इज न्यूट्रल। तो इसका मतलब यही है न्यूट्रल होने का कि जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है अपनी वो किसके बराबर है, दैट इज प्रोटॉन्स। दोनों क्या है, इक्वल है, और इसीलिए जो एटम है वो क्या, ओवरऑल न्यूट्रल है। तो ऐसा इस मॉडल के अंदर बताया गया था कि भाई पॉजिटिव चार्ज वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट आगे जो इनके जो साइंटिस्ट अपने थॉमसन थे, इनके जो मतलब एक प्रकार से जो स्टूडेंट थे रदरफोर्ड, उन्होंने ये जो पॉइंट था कि भाई जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो भाई ये जो गुरुचेला एक प्रकार से कॉन्सेप्ट यहाँ पे चालू हो जाता है। तो जो रदरफोर्ड थे वो कहते हैं कि भाई गुरुजी आप इस रेस्पेक्ट में सही नहीं हो, ये ऐसा नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज जो वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक जगह पे हो सकता है या फिर किसी भी लोकेशन के ऊपर है, जो बाद में वेरीफाई किया गया लेटर ऑन जो एक्सपेरिमेंट थे, जैसे अल्फा पार्टिकल जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे तो वहाँ से ये चीज़ें क्लियर समझ में आती हैं। तो फिलहाल हम इसकी पढ़ने वाले लिमिटेशन कि इस मॉडल की लिमिटेशन क्या थी। तो चलिए मैं लिखने वाला यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ थॉमसन मॉडल। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या बताया गया, रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, और मैं इसमें मेंशन भी कर देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से याद भी रख सको कि रदरफोर्ड क्या था, एक प्रकार से ये स्टूडेंट था किसका भाई, ऑफ थॉमसन। इन्होंने इनको चैलेंज कर दिया कि भाई ये बात आपकी गलत है। ठीक है, आपने बताया पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं है। तो इन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड द पॉजिटिव चार्ज is not uniformly distributed इसका मतलब वो कहीं ना कहीं लोकलाइज्ड होगा। तो वो जब आगे मॉडल के अंदर जाएंगे नेक्स्ट में तो इन चीज़ों को अच्छे से समझने का काम करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि इसने एक प्रकार से हम देखें कि जो लाइन स्पेक्ट्रम की बात की जाए या फिर अल्फा पार्टिकल में जो स्कैटरिंग एंगल था, लार्ज स्कैटरिंग एंगल, उन दोनों के बारे में इसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। तो ये इनको फेल हो गया था एक्सप्लेन करने में। तो हम यहाँ पे उसी चीज़ को लिखने वाले हैं कि फेल्ड टू एक्सप्लेन, फेल्ड टू एक्सप्लेन अबाउट किसके बारे में, डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम discrete line spectrum of hydrogen or any other और कोई भी एटम है उसके बारे में। तो बेसिकली जैसे हम बोर मॉडल में जाते हैं जो लास्ट अपना रहेगा, ठीक है, तो बोर मॉडल भी सिर्फ हाइड्रोजन एटम तक ही सीमित था, वो भी आगे बाकी और कोई एटम है उनके बारे में उसने भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। तो ये लिमिटेशन पॉइंट उसके अंदर भी आता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट आता है अपना कि फेल्ड टू एक्सप्लेन द लार्ज स्कैटरिंग एंगल in alpha particle scattering एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो स्कैटरिंग एंगल था उसके बारे में इसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी कि ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की गई थी। तो थॉमसन ने जो
एटम के अंदर जैसे हमने देखा पीछे साइज जो 10⁻⁻10 जो बाउंड्री है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड थे उनको उसने नाम दिया था कॉर्पस्कल्स। तो ये आप भी इसमें याद रख सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेम्ड एज बाय थॉमसन, जो उसने माना कि भाई ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो उसका मानना यही था कि सारे क्या है बीच में कहीं भी मतलब अलग अलग लोकेशंस के ऊपर रखे हैं, तो इसको हम मस्क मेलन भी बोल देते हैं, प्लम पडिंग मॉडल भी बोल देते हैं। तो बेसिकली आपकी बुक्स के अंदर प्लम पडिंग मॉडल के नाम से लिखा आता है। तो इनके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की। अभी हम एक बार वापस से चलते हैं स्टार्टिंग पे, और जो बात है स्टार्टिंग पे जैसे हमने डाल्टन एटॉमिक मॉडल देखा, उसके अंदर क्या बातें बताई गई थी कि भाई एटम जो बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, ठीक है, किसके लिए, मैटर के लिए, किसके ऊपर बेस्ड था, तो कंजर्वेशन ऑफ मास और ये अपना कांस्टेंट कंपोजिशन, इन फैक्टर्स के ऊपर ये मॉडल बेस किया गया था। आया कब था, 1808 के अराउंड। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई कि एटम किसी भी, यदि हम देखें कोई सेम की बात की जाए सेम एलिमेंट के लिए, तो वो हमेशा आइडेंटिकल रहेंगे, हमेशा, चाहे वो कोई भी प्रॉपर्टी की बात की जाए। यदि डिफरेंट एलिमेंट है तो वो डिफर करेंगे, और डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइन करते हैं टू फॉर्म कंपाउंड्स। और वो भी उन्होंने बताया कि लगभग वो जो रेशियो होता है वो इक्वल रहता है, बट वो इक्वल नहीं होता है, बाद में वो आता है इसकी लिमिटेशन के अंदर। जैसे हम ग्लूकोज वगैरह, सुक्रोज वगैरह, उनका फॉर्मूला देखें तो उसके अंदर हम देखते हैं कार्बन और जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है उनका प्रपोर्शन जो वो इक्वल नहीं होता है। नेक्स्ट इसमें बताया गया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसके अंदर एटम्स को हम रीग्रुप या रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको ना तो क्रिएट कर सकते ना ही हम इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसकी लिमिटेशन के बारे में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में कुछ नहीं बताया गया। नेक्स्ट कोई इन्फॉर्मेशन आइसोटोप, आइसोबार, एलोट्रोप्स के बारे में नो इन्फॉर्मेशन। फिर हमने थॉमसन जो प्लम पडिंग मॉडल था इसके बारे में, तो ये मेन पॉइंट है कि उसका मानना था कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, बट ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर दसे हुए एम्बेडेड हैं एक प्रकार से बीजों की तरह। और प्लम पडिंग मैंने बता दिया, ओवरऑल एटम न्यूट्रल है, इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन की संख्या इक्वल है, और इन इलेक्ट्रॉन्स को नाम क्या दिया गया था, दैट इज कॉर्पस्कल्स। उसके बाद हमने इसकी लिमिटेशन देखी, तो इसमें ये जो 3 पॉइंट्स हैं बेसिक, ये आप कवर कर सकते हो इसमें, कि इसने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो बात थी वो सही नहीं पाई गई इसकी टाइम के अकॉर्डिंग। आगे उसके बाद जो लाइन स्पेक्ट्रा था उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताई इसने, और लार्ज स्कैटरिंग एंगल के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। तो आज हमने 2 एटॉमिक मॉडल पढ़े, आप इनको रेफर कीजिए और अच्छे से इनको समझने का काम कीजिए। नेक्स्ट टाइम हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, उसको हम डिटेल्ड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही।